मेरा नाम डॉक्टर रिचा सोनी है। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लाइक टू सिट एंड देन टेल यू। मैं बात करूँगी हिंदी में। और मिलेट्स जिन्हें हम हिंदी में लघु अनाज या उपेक्षित अनाज भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समाज में फ़िलहाल जो मिलेट का स्टेटस है वो थोड़ा उपेक्षित है, यानी कम यूज़ किया जाता है। जैसा कि चंद्रकांत भाई ने कहा कि पहले के टाइम पे बहुत सारे हम मिलेट्स उगाते थे और भारत में बहुत सारे अनाज, लघु अनाज या इनको स्यूडो सीरियल्स भी कहते हैं, इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद चावल और गेहूं पे ज़्यादा जोर गया और उनकी ज़्यादा वैरायटी आने लगी, यील्ड ज़्यादा होता है इस वजह से, और ये अनाज एक तरह से उपेक्षित होते चले गए, तो इनका उपयोग कम होने लगा। तो अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनमें क्या पोषक तत्व होते हैं। तो जितने भी स्यूडो सीरियल्स या लघु अनाज है जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, उनके बारे में जो बात हुई कि जौ है, ज्वार है या कांगनी है, चीना है, कुटकी है, कोदो मिलेट है या बाजरा है। बाजरा तो यहाँ बहुत ज़्यादा, बाजरा भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। राजस्थान और गुजरात में तो बहुत अच्छे से खाया भी जाता है। तो ये सब जो मिलेट्स हैं, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो मिलेट्स बहुत रिच होते हैं खनिज में। जो खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, उनमें काफ़ी होता है। स्पेशली कैल्शियम अच्छा होता है, जो आपके दांतों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का बैलेंस भी बहुत अच्छा होता है। अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस भी होता है और कैल्शियम भी होता है। हमारे शरीर को सिर्फ कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की रेशो में ज़रूरत होती है। तो जिस बैलेंस अमाउंट में आपको, जितने अनुपात में आपको कैल्शियम फॉस्फोरस चाहिए, वो मिलेट्स में बहुत अच्छा होता है। कुछ मिलेट्स में आयरन, लोह तत्व जो होता है, जो आपका खून बनाने के लिए चाहिए, लाल रुधिर कणिकाएँ बनाने के लिए जो चाहिए, ऑक्सीजन को शरीर में उपयोग में लाने के लिए जो चाहिए, तो लोह तत्व बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी कमी तो बहुत बहुत कॉमन है। आप भारत में देखें तो 60% महिलाएं जो है उनको एनीमिया है, लोह तत्व की कमी है। तो बाजरा में बहुत अच्छा आयरन होता है, 6% लगभग आयरन है, 6 मिलीग्राम आयरन होता है 100 ग्राम बाजरा में, तो बहुत अच्छा आयरन कंटेंट होता है। तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन बहुत अच्छा है। मिलेट्स फाइबर रिच होते हैं, यानी जितने भी लघु अनाज है उनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। बीटा ग्लूकागन बहुत अच्छा है। घुलनशील और अघुलनशील दोनों, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि फाइबर ज़्यादा है, नॉन पॉलीसेकेराइड्स बहुत अच्छा होता है, और दोनों सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर ज़्यादा, बीटा ग्लूकन ज़्यादा होने की वजह से इसीलिए डायबिटीज़ में कुछ मिलेट्स जो है वो अच्छे हैं, और दूसरी बीमारियों में, कार्डियक डिजीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को मेंटेन करने के लिए मिलेट्स बहुत अच्छे होते हैं। तीसरा, इसका ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें ग्लूटेन नहीं होता। ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो गेहूं में होता है, और बाकी जो आपके मिलेट्स हैं, जो लघु अनाज है, उनमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो ग्लूटेन नहीं होने की वजह से जिनको ग्लूटेन की इनटॉलरेंस है, या जो शरीर में गेहूं को पचा नहीं पाते, कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिसे हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं या ग्लूटेन इनटॉलरेंस कहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। क्योंकि अब आज आप ज़्यादा देखें तो ज़्यादातर जितने भी प्रोसेस्ड आप आइटम मार्केट में देखते हैं, जो हमें मिलता है, बिस्किट हो या ब्रेड है या बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब गेहूं से बने हैं और उनमें सब में ग्लूटेन होता है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, सीलिएक डिजीज़ होता है, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं। एक और बेनिफिट जो होता है लघु अनाजों में यानी मिलेट्स में, वो एक ये है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का अर्थ ये होता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, खाने के बाद एकदम से ब्लड शुगर नहीं इंक्रीज होगा, ब्लड शुगर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। यानी जो कुछ, जिसका जिन पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई आते हैं, वो एकदम से आपका ब्लड शुगर बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए वो डायबिटीज़ के लिए हमको मना करते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है उनको ये अनाज नहीं खाने हैं या कम खाने हैं। जैसे चावल आप कहते हैं कि डायबिटीज़ को कम खाना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे आप किस तरह से चावल को पका रहे हैं, आप उसको बॉईल कर रहे हैं या स्टीम कर रहे हैं, या आपने ज़्यादा पानी में बॉईल किया या प्रेशर कुक किया, बहुत सारे तत्व है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं। लेकिन इन अनाज जो है, ये जो मोटे अनाज हैं, उपेक्षित अनाज या मिलेट्स जिनको कहते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी वो आपके शरीर में जाके एकदम से ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं और एकदम नहीं बढ़ाएंगे, तो आपका शुगर एकदम से शूट अप नहीं होता।
दूसरा, मिलेट्स में ट्रेस मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बहुत कम मात्रा में आपको मिनरल चाहिए, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ये सब भी इनमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो आपको डिफिशियंसी नहीं होती है। अभी आज अगर हम बात करें तो भारत देश में कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है, और इसमें 3 तरह के कुपोषण होते हैं। एक होता है जिसमें आपका बॉडी वेट कम है, या जिसको आम भाषा में कुपोषण समझते हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ ओवरवेट भी इंक्रीज हो रहा है। ओवरवेट भी एक तरह से कुपोषण है, क्योंकि आप नॉर्मल वेट पे नहीं हो। और तीसरा, जिसे हम कहते हैं छुपी हुई कुपोषण, यानी हिडन हंगर, छुपी हुई भूख कह सकते हो आप, जिसमें कि कोई आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन आपकी डेफिशिएंसी है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, वो पोषक तत्व जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत है, लेकिन वो आपके शरीर को नहीं मिल रहे हैं, उसको हम कहते हैं हिडन हंगर, या आप कह सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो ये अगर आप अपनी भोजन में अलग अलग तरह के अनाज, स्पेशली मिलेट्स और मोटे अनाज जिन्हें हम कहते हैं, जो 3 अनाज मेन है, जो है गेहूँ, चावल और मक्का, इसके अलावा जो है वो मोटे होते हैं साइज में, बड़े हैं साइज में, जो छोटे हैं साइज में उन्हें हम मिलेट्स कहते हैं, लघु अनाज कहते हैं। तो इनमें प्रोटीन भी काफ़ी बैलेंस्ड मात्रा में होता है। प्रोटीन लगभग 10 से 15% प्रोटीन होता है सब में, हर एक आपको अनाज लगभग, इस सबकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन लगभग 10 से 12% प्रोटीन देते हैं। तो ये प्रोटीन भी जो है वो अनाजों का प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड कम होता है, जिसे हम कहते हैं लाइसिन, और दालों में वही अमाइनो एसिड दूसरा कम होता है, जिसे हम कहते हैं मिथियोनिन। तो जो मिलेट्स हैं उनमें जैसे किनोआ है, जिसे किनवा कहते हैं हिंदी में, उसमें ये अमाइनो एसिड प्रोफाइल काफ़ी बैलेंस्ड है, कंप्लीट है, ऐसा बाकी अनाजों में नहीं है। तो जब आप अलग अलग तरह के अनाज अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि किसी में कुछ पोषक तत्व ज़्यादा है, दूसरे में दूसरे पोषक तत्व ज़्यादा हैं, तो उनमें आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, और आपका डाइट डाइवर्सिटी बहुत अच्छा रहता है। अलग अलग तरह के अनाज खाएँ, अलग अलग तरह की दालें खाएँ, बहुत सारी तरह की सब्जियां खाएं, तो आपका जितनी वैरायटी खाने में ज़्यादा होती है, जितनी भिन्नता आपके खाने में होगी, उतना अच्छा आपका शरीर रहेगा, और उतना अच्छा आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस रहेगा। और अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने कहा, फाइबर ज़्यादा होता है। शुगर जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म में नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो मिली जुली फॉर्म में होने की वजह से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो आपकी हृदय संबंधी बीमारियां होने का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। साथ ही इसमें, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो ये हमारे मिलेट्स होते हैं, इनमें बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं, जो दूसरे दालों में, कठोर में भी होते हैं। तो जो चंद्रकांत भाई कह रहे थे कि इनका प्रोसेसिंग जो है, आप देखिए तो हमेशा मिलेट्स को हम या तो प्रोसेस करके खाते हैं, ऊपर का छिलका हटा के खाते हैं। मिलेट्स के दो भाग होते हैं, अगर आप संरचना में जाएँ तो बाहर का आवरण जो होता है, जिसे हम ब्रान कहते हैं, भूसी कहते हैं, और एंडोस्पर्म जो मेन उसका पोर्शन है, जिसे भ्रूण या एंडोस्पर्म कहते हैं। जो न्यूट्रिएंट है आपकी वो एंडोस्पर्म में होते हैं ज़्यादा, और जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, जो प्रतिरोधी तत्व है, जो आपके प्रतिरोधी तत्व यानी कि ऐसे तत्व जो पोषक तत्वों के साथ जुड़ जाते हैं और उनको शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, अवशोषित नहीं होने देते, या तो कोई एंजाइम को इफेक्ट नहीं करने देते। तो ऐसे अवरोधी तत्वों को हटाना जरूरी है। वो आप कैसे हटा सकते हैं? आपने उधर भिगो के रखा है, यानी ओवरनाइट सोक कर दिया है, पूरी रात भिगा के रखते हैं अगर हम, या फिर हम पलाटते हैं, या तो हम उसका छिलका हटाते हैं, जैसे फ्रूट की ज़्यादातर छिलका हटा के खाया जाता है, तो उसका पोषक तत्व बढ़ जाता है, या आपके शरीर को ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे वो पोषक तत्व। इसलिए इनका प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड, फाइटिक एसिड, या ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, ऐसे नाम के बहुत सारे प्रतिरोधी तत्व होते हैं, जिनको ठीक से प्रोसेस करना, अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर मैं तो काफ़ी डेटा भी लेकर आई हूँ, अगर हम एक मिलेट की बात करें तो, जैसे कि जौ है, यहाँ ज़्यादा नहीं खाया जाता है, ज्वार है, जौ है, चीना एक मिलेट होता है, कांगनी है, कोदरी है, इन सब में अच्छा मात्रा में प्रोटीन है। लगभग गेहूँ में या दूसरे अनाज जो हैं, चावल है, लगभग 12% प्रोटीन रहता है। उतना ही प्रोटीन 10 से 15% हमें मिलेट्स में भी मिलता है। तो हम अगर जैसे यहाँ देखेंगे आज के समारोह में, कल जो कॉम्पिटिशन हुआ था, इतनी तरह की वैरायटी यहाँ पर बनाई गई है मिलेट्स के साथ। आप रोटी बना सकते हैं, टूटती है रोटी, बहुत आसानी से नहीं बनती क्योंकि ग्लूटेन नहीं होता है,
तो गेहूं की रोटी बनाना इसलिए आसान होता है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, तो वो थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो उसकी वजह से आती है। लेकिन ये रोटी बार बार टूटती है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। साथ ही लेकिन ग्लूटेन नहीं होने की वजह से जिन लोगों को ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता है या ग्लूटेन को अवशोषित करने में पचाने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए तो एक वरदान है मिलेट्स, अगर आप डाइट में इस्तेमाल करें तो जो मेन मिलेट्स है इसके बारे में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी मिलेट के बारे में या पोषक तत्वों के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। मैं जो मेन फोकस करना चाह रही थी कि प्रोटीन का जो बैलेंस है, जो अमाइनो एसिड का प्रोफाइल है, अमाइनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के, अमाइनो अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है और जो बाकी अनाजों में नहीं है ऐसे अमाइनो एसिड का बैलेंस अच्छा है छोटे अनाजों में। तो अगर हम मिला के भी खाते हैं, यानी आप एक भाग गेहूँ, एक भाग चना और एक भाग जौ, बाजरा, इस तरह से मल्टीग्रेन करके अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छा क्वालिटी न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छे पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी होगी। किसी भी खाने में पोषक तत्व बढ़ाने के 3 तरीके होते हैं जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। या तो आप 2 तरह के अनाज डालें या अनाज और दाल, अनाज और सब्जियां, अनाज और तिलहन, इनको जब मिला के खाते हैं तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन। आपने आपस में मिला दिया ताकि एक से आपको पोषक तत्व मिले और दूसरे से भी आपको पोषक तत्व मिले। तो एक तरीका ये होता है आप अलग अलग अनाजों को मिलाएं, अलग अलग अनाजों को दाल के साथ मिलाएं, दालों, कठोर दालें, तिलहन, ऑयल सीड्स जो होते हैं उनके साथ मिलाएं, सब्जियों के साथ मिलाएं, तो आप जो मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ मिलाएं। आपने देखा होगा बहुत सारे ने यहाँ पर खीर और इस तरह के भी बहुत सारे लोग पदार्थ बनाए हैं। तो जब आप मिला के खाते हैं अलग अलग फूड ग्रुप्स को तो ये म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन होता है, यानी आपका पोषक तत्व में वृद्धि होती है। दूसरा अंकुरण एक तरीका होता है, जब आप स्प्राउट करते हैं तो अंकुरित करते हैं, भिगो के रखते हैं और उसके बाद उसको बांध के रखते हैं तो उसमें अंकुर निकल आते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के स्प्राउट्स निकल आते हैं। तो जब ये अंकुरण का जो प्रोसेस है इससे आपके पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे और उनमें कुछ पोषक तत्व सिंथेसाइज भी हो जाते हैं ड्यूरिंग दी जर्मिनेशन। तो इस दौरान तो अंकुरण करके खाने से पोषक तत्वों में वृद्धि होती है और आपके बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, आपके शरीर में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकते हैं या आपके शरीर को ज़्यादा अच्छे से मिल सकते हैं वो पोषक तत्व। तीसरा रहता है फर्मेंटेशन। जब आप उसको फर्मेंटेशन गुजराती में आथो जो हम कहते हैं, तो अगर आप फर्मेंट करके खाते हैं, जैसे हम बहुत सारा फर्मेंटेड फूड बनाते हैं, आप इडली बनता है, डोसा बनता है, या जब हम दही के साथ उसको ढोकला, खमन, बहुत सारी चीज़ें जब यहाँ बनती है, तो जो फर्मेंटेशन का भी प्रोसेस जो है वो आपके पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, वो आपके शरीर को ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, सुपाच्य हो जाते हैं, पचने में आसान हो जाते हैं। तो ये जो 3 तरीके हैं वैल्यू एडिशन के, म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, दो आपस में खाने को मिला के खाना, जैसे हमारे भोजन में सामान्य क्या है, आप दाल चावल के साथ खाते हैं, राजमा चावल के साथ खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो सबका मिश्रण ही हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली भी हमारे भोजन में इस तरीके की काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन जानते हैं या अनजाने में लेकिन कर रहे हैं। दूसरा, जब आप अंकुरण करते हैं तो पोषक तत्व में वृद्धि होती है, और जब आप करते हैं फर्मेंटेशन करते हैं तो भी पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। तो बिना कोई चीज़ ऊपर से डाले आप ऐसे पोषक तत्व बढ़ा सकते हैं अपने भोजन में। स्पेसिफिकली अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। एनी क्वेश्चन? कभी भी 1 मिनट नहीं खाना चाहिए, उसके साथ मीट ऐड करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट नहीं खा सकते। अगर आप जैसे मानिए कि हम बाजरा और गेहूँ मिला के खाते हैं तो प्रोटीन दोनों में अच्छा है, लेकिन बाजरा में आयरन भी है जो गेहूँ में काफ़ी कम मात्रा में होता है, बाजरा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो आप मिला के खाते हैं आपको ज़्यादा आयरन मिल जाएगा, ये वाली बात। अगर आप मिला के खाते हैं, मिश्रण करना वैसे भी पोषक तत्व की दृष्टि से देखें तो मिश्रण करना अच्छा है, क्योंकि उससे आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस रहता है। जितने भी पोषक तत्व एक में अगर कमी है तो दूसरे में मिल जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दाल और कठोर और अनाज को मिलाना।
वो हम अब हमारे ज़्यादातर खान पान में, सामान्य खान पान में इस तरह के मिश्रण ही आपको देखने को मिलेंगे। आप कभी भी अकेला कोई एक अनाज कम खाया जाता है, कहीं ना कहीं उसके साथ दाल या कठोर किसी न किसी फॉर्म में होता है। उसका कारण है कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बड़े बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने इंटेलिजेंटली ये चीज़ें इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनाए कि आपको प्रोटीन मिले, क्योंकि जो वेजिटेरियन डाइट है, जो शाकाहारी भोजन है, उसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन एनिमल फूड में मिलता है। आपको जो जानवर से जो आपको चीज़ें मिलती हैं, जैसे दूध या दूध से बने पदार्थ हो सकते हैं, या फिर तो अंडा हुआ, मांस मच्छी हुई, उनसे मिलता है। आपको शाकाहारी भोजन में अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है दोनों के मिश्रण से। तो अगर आप मिश्रण करते हैं तो आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन बना सकते हैं। वो प्रोटीन क्वालिटी की अगर दृष्टि से देखें तो अंडे के प्रोटीन के बराबर हो जाता है अगर आप दाल और अनाज को मिला लेते हैं। जबकि अगर आप अकेले खाएंगे तो आपको उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अधूरा प्रोटीन है आप एक तरह से। धन्यवाद बहुत बहुत।